जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक प्रोग्राम किया था वन नेशन वन करिकुलम के हवाले से। बहुत सारे दोस्तों का फीडबैक भी मौसूल हुआ और कुछ लोगों ने कहा कि टाइम बहुत कम था और हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसको जवाब नहीं मिल सका। तो इस टॉपिक की अहमियत से कोई इनकार नहीं है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम इस टॉपिक पे एक नए अपने मेहमान के साथ बातचीत करें। आज हम वन नेशन वन करिकुलम पे बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद है खदीजा खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड। और आप चूंकि इस टॉपिक से बहुत रिलेवेंट इस लिहाज से है कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई है उसकी आप मेंबर हैं, एजुकेशनिस्ट है, ट्रेनर है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आपका फील्ड है। तो सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा खदीजा खान। और पहला मेरा सवाल ये है कि यूनिफॉर्म करिकुलम क्या है और किसी भी कौम के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी, और जो हमें सुनने वाले हैं उनको भी मेरा सलाम पहुँचे। और इंशाल्लाह अगर इस दौरान कोई बातचीत, कोई सवाल वगैरह करना चाहे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। ये जो आज का आपने मौजू डिस्कशन के लिए लिया है, ये यकीनन एक बहुत अहम टॉपिक है। और फिर ये जो आजकल की सिचुएशन है, इसमें ये और अहम इसलिए भी हो गया है कि हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं, हम वन नेशन वन करिकुलम की बात कर रहे हैं। पता नहीं जो ऑलरेडी हमारे पास करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ है उसका हमारे बच्चों पे, उनके पेरेंट्स पे उस करिकुलम का कितना असर हुआ है और बच्चे उससे कितना फ़ायदा उठा सके हैं। तो ये बहुत सारे इमर्जिंग क्वेश्चंस है जो हमें खुद में, चूँकि इस करिकुलम काउंसिल की मेंबर हूँ, खुद में सोच रही थी कि जो जिस करिकुलम पे हमने काम किया है उसमें इमरजेंसीज़ के लिए और कितना हमने उसको वहाँ पर अहमियत दी है कि इमरजेंसी से हमारा करिकुलम कैसे डील कर सकता है। तो ये बहुत सारे अहम क्वेश्चंस है जो इस कोविड की वजह से सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका सवाल है कि वन नेशन वन करिकुलम की अहमियत क्या है, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए, उसकी शनाख्त के लिए और उसमें हम आहंगी और यकजहती पैदा करने के लिए जो वहाँ का निज़ाम तालीम है, उस मुल्क का जो नसाब है, वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो हमारे मुल्क में भी ज़ाहिर है बहुत अरसे से इस बात को लोग फील कर रहे थे कि हम चूँकि हम एक मुल्क होते हुए हम कई जो निज़ाम तालीम में कई किस्म के हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन से हमारे बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे। तो ये बात तो मेरे ख़्याल में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी माज़ी में नहीं गुजरी होगी जिसने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। तो ये इसी अहमियत को सामने रख के जो मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ इस करिकुलम के ऊपर। तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने जो 2006 का करिकुलम था उसको इनरिच करने की कोशिश की, उसको अपडेट करने की कोशिश की और वो 2017 से उस पे काम शुरू हुआ था। और 2000 जब ये पिछली गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हुआ उससे पहले अर्ली चाइल्डहुड से यानी प्रेप से लेके ग्रेड 5 तक का जो करिकुलम था वो नोटिफाई हुआ था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आके फिर डिसाइड किया, क्योंकि पहले से इनके मैनिफेस्टो में था कि हमारी हुकूमत जब आएगी तो हम मुल्क में एक निज़ाम तालीम लाएंगे और हमारे वो जो माशरती तबक़ाती निज़ाम तालीम हमारे मुल्क में राइज है उसको हम ख़त्म करेंगे, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस देंगे। तो ये ऑलरेडी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके मैनिफेस्टो में था। तो इन्होंने आते साथ इस पे काम शुरू किया और जो एग्जिस्टिंग करिकुलम था
उसी पे ही हमें टास्क ये दिया कि इसको आप बैठ के इसको रिवाइज करें और इसको पूरे मुल्क के लिए एप्लीकेबल बनाए। तो पिछले तकरीबन 1 साल हो गया है हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि ये 2016 से ये नेशनल करिकुलम काउंसिल बनी है और उसकी आप मेंबर है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अभी तक इस पे क्या पेशरफ्त हुई है, वन नेशन वन करिकुलम पे स्टार्ट से लेके अभी तक इन 4 सालों में क्या पेशरफ्त हुई? जी, इन 4 सालों में तो खैर वन नेशन वन करिकुलम का नारा नहीं था, बल्कि जो 2017-18 में हमने काम किया उसको हम उसको रिव्यू कर रहे थे, उसको अपडेट कर रहे थे, उसकी क्वालिटी और बहुत सारी तमाम चीज़ें हम देख रहे थे। हमारे साथ पूरे मुल्क से माहिरीन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से लोग शामिल हैं, जिसमें जो हमारे इंटरनेशनल इदारे हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम है और जो केंट एंड गैरिसन एजुकेशन सिस्टम है, तो ये सारे लोग इनके एक्सपर्ट्स हमारे साथ काम कर रहे थे। ये वन नेशन वन करिकुलम का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये इस गवर्नमेंट के आने के बाद इस पे काम शुरू हुआ और इसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए अर्ली चाइल्डहुड से यानी प्रेप से लेके ग्रेड 5 तक के टास्क फोर्स बन गए, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लिए गए। जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स है, जिसमें बीकन हाउस है, रूट्स है, सिटी स्कूल है, इसी तरह से गवर्नमेंट के अपने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उनको लेके टास्क फोर्स बने और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टास्क फोर्स ने इस पे काम शुरू किया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम था उसको देखना शुरू किया। इसमें कई स्टेजेस आ गए। जब ये हमने रिव्यू करके इसमें जो चीज़ें हमें करनी थी वो करके हमने जो टास्क फोर्स था उन्होंने डॉक्यूमेंट इनके हवाले किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसको रफ़ीक ताहिर साहब, जिनको आप जानते हैं, जॉइंट एजुकेशन एडवाइज़र है, उसको इस पूरे टास्क को वो खुद हेड कर रहे थे और ज़ाहिर है उनके ऊपर हमारे मिनिस्टर साहब है शफकत महमूद साहब, वो इस तमाम प्रोसेस को देख रहे थे। जब ये डॉक्यूमेंट रिव्यू होके कंप्लीट हो गया तो फिर इसको ले जाके सूबों में बहुत तफसील से इस पे कंसल्टेशन हुआ। जो सूबों में करिकुलम विंग्स है या उनके और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उनको लेके इस पे काफ़ी वहाँ डिलिबरेशंस हुए और जो सूबों का मौक़िफ़ था, जो ऑलरेडी वहाँ पर चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही थी, उनको सामने रख के उसके अंदर क्या गैप्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई। तो ये बहुत एक थोरो स्टेज से सूबों के अंदर ये सिलसिला चला। उसमें कुछ एक्सटर्नल यूनिवर्सिटीज़ को भी, जैसे लम्स है, आखान यूनिवर्सिटी है, उनका इनपुट भी लिया गया ताकि इसको हर हवाले से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट बनाना चाहती है और ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डॉक्यूमेंट था। और फिर ये जो एफर्ट्स हो गए इनके बाद इसमें और काफ़ी वैल्यू ऐड हो गया है। ये सेकंड जब सूबों में कंसल्टेशंस के बाद फिर दोबारा डॉक्यूमेंट हमारे पास फीडबैक के साथ आया, हर सूबे से फीडबैक आया, उस पर फिर दोबारा हमारे जो टास्क फोर्स के मेंबर्स थे हर सब्जेक्ट के अलग अलग, वो दोबारा बैठ गए और कोई 3-4 दिनों का हमारा दोबारा से वर्कशॉप हुआ। हमने सूबों का जो फीडबैक था वो इंकॉर्पोरेट किया हर सेक्शन में करके, फिर दोबारा एक इन्होंने वर्कशॉप किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, उसमें फिर सूबों से लोग आए और जो उनका फीडबैक हमने उस डॉक्यूमेंट में इंकॉर्पोरेट किया था उसको दोबारा से हमने उनको प्रेजेंट किया और उस पे फिर बहुत डिटेल से 4 दिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हम बैठे रहे, वहाँ पर डेलिब्रेशंस हुए और फाइनली उसको साइन ऑफ किया। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इधर सेंटर में बैठ के अकेले का एफर्ट नहीं है, बल्कि इसमें तमाम सूबों की इसमें तमाम सूबों का इनपुट शामिल है, सबकी मेहनत शामिल है और सबसे बड़ी बात कि इस पे किसी का डिसएग्रीमेंट नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुल्क के किसी हिस्से में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। ये सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें
ظاہر ہے جو ایک کریکولم آفر کر سکتا ہے، براڈر گائیڈ لائن دیتا ہے، اس میں کمپیٹنسیز ہوتے ہیں، لرننگ ایریاز ہوتے ہیں، اور ان لرننگ ایریاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ کی اسٹریٹجیز اور پھر اس کے جو کمپیٹنسیز کے آگے جو گریجویٹنگ سٹینڈرڈز ہے وہ مینشن کیے ہوتے ہیں. تو یہ جنرلی کریکولم کا ایک آؤٹ لائن ہوتا ہے. تو یہ اس کریکولم میں بھی ہے. اور پھر اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ہمارے نیشنل ہیروز ہے، ہماری ثقافت ہے، اور جو ہماری ہسٹری ہے، کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ تمام جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت مختلف جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، پرائیویٹ سسٹم ہے، گورنمنٹ ہے، مدارس ہے، ان سب کے لیے اپلیکیبل چیزیں ہو. اور اس میں ایک چیز سوری میں کہنا بھول گئی، جو 5 مدارس ہے ان کے علماء بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ تھے، اور انہوں نے بھی اس پورے کریکولم کو دیکھا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں کسی بھی سروس پرووائڈر کو، چاہے وہ مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں یا پرائیویٹ سسٹم میں دے رہے ہیں، کسی کو بھی اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. اس میں خدیجہ ایک کویسچن یہ بنتا ہے کہ آپ نے پروونسز کا ذکر کیا. ظاہر ہے پروونسز ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر. فیڈرل گورنمنٹ 18 امینڈمنٹ کے بعد ظاہر ہے ایجوکیشن پروونسز کا ایک سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اس وقت ایک بہت بڑا شیئر ہولڈر ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کے اندر. تو ایک دو بڑے سسٹم کا، ایلیٹ سکولز کا تو آپ نے ذکر کیا، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر جو باقی ایجوکیشن سسٹمز ہیں، سکولز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے، ان کو کس حد تک اور کیسے انوالو کیا گیا؟ پرائیویٹ سسٹم میں نے جو بڑے اسکول چینز ہے، جیسے بیکن ہاؤس ہے، روٹس ہے، ہیڈ سٹارٹ ہے، سٹی اسکول ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے لو کوسٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے بھی ظاہر ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ مختلف گروپس میں تھے. میں چونکہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے گروپ میں تھی، تو ہمارے ساتھ بھی ظاہر ہے ان تمام جو سسٹمز کا میں نے ذکر کیا ان سے لوگ موجود تھے، سب کی ریپرزنٹیشن تھی، اور بہت اوپنلی چیزوں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. ظاہر ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ تو ایک وہ ہے یونیورسلی سب کی ضرورت ہے. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کی اسلام آباد میں کوئی اور نیڈ ہے، کراچی میں کوئی اور نیڈ ہے، یا ملک کے کسی اور حصے میں اس بچے کی کوئی اور نیڈ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ یونیورسلی اور سائنٹیفکلی ہر بچے کی ایج اپروپریٹ لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے نیڈز ہوتے ہیں، اور کریکولم بیسیکلی ان کو براڈر جو ایریاز ہے ان کو ایڈریس کرتا ہے. تو پتہ نہیں آپ کون سے پرائیویٹ سکولز کا ذکر کر رہے ہیں. میرے نالج کے مطابق تو اس کریکولم میں کسی کو بھی لیفٹ آؤٹ نہیں کیا ہے، ہر کسی کو سنا گیا ہے اور ان سے یہ ڈاکومنٹ شیئر ہوا ہے. اگر کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا پرائیویٹ سسٹم یا پرائیویٹ اسکولوں کا نیٹ ورک جس کو نہیں سنا گیا ہے یا نہیں شامل کیا گیا ہے، تو وہ ابھی بھی چونکہ وہ ابھی لانچ نہیں ہوا ہے، نوٹیفائی نہیں ہوا ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، وہ منسٹری سے رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا کویسچن ان پرائیویٹ سکولز کے بارے میں تھا کہ جو ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، لو کاسٹ سکولز ہیں جہاں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے بچے پڑھتے ہیں. ظاہر ہے ان کی کوئی بہت اس طرح کے منسٹری لیول پہ ان کی ریپرزنٹیشن کم ہی ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ فیلڈ کے اندر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان سکولز کے مقابلے میں کہ جن کو اس پروسیس کے اندر شامل کیا گیا ہے. تو بیسیکلی میرا کویسچن اس سیکٹر کے بارے میں ہے کہ جو لو کاسٹ سکولز ہیں. جی، جیسے میں نے گزارش کی نا، کریکولم میں بہت بیسک چیزوں سے شروع کر کے ایڈوانس لیول تک چیزوں کو ایک گریجول طریقے سے چیزوں کو وہاں لیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو ہمارے لو کوسٹ پرائیویٹ سکولز ہے یا بہت تعداد میں جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں ان کے لیے اس کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے میں یا اس ڈاکومنٹ کے اوپر جو ٹیکسٹ بکس بنیں گی، جو لرننگ مٹیریل تیار ہوگا، ان کو استعمال کرنے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی دقت ہوگی. اور پرسنلی تو میں لوگوں کو نہیں جانتی ہوں، ظاہر ہے ہر گروپ میں جو
बंदे थे पर्सनली उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन मिनिस्ट्री की हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो भी हमारे मुल्क में सर्विस प्रोवाइडर्स है, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और ये पिछली गवर्नमेंट में भी मुझे उस तरह के लोग नज़र आ रहे थे, मुलाकात होती थी, क्योंकि ये बहुत लंबा चला है ये प्रोसेस। एक दफ़ा नहीं मिले, हम कई दफ़ा मिले हैं, 3-3 दिनों के लिए, 4-4 दिनों के लिए हमारे बहुत थोरो वर्कशॉप्स होते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को इसमें लेफ्ट आउट किया है। एक इसमें जो सॉरी मैं भूल गई हूँ, मैं ऐड करना चाहूँगी, पिछली गवर्नमेंट में जो करिकुलम रिवाइज हुआ था, इसके ऊपर हमने टेक्स्ट बुक्स भी बनाई थी, और वो टेक्स्ट बुक्स इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हुई है। उसमें उस पिछली गवर्नमेंट ने उसके ऊपर स्कूलों से फीडबैक भी लिया था। जो टेक्स्ट बुक स्कूलों में गई थी, उसमें काफ़ी अच्छा, स्पेशली बच्चों की तरफ से, लर्नर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा फीडबैक था। कुछ ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट के लिए भी उसमें चीज़ें आई थी, वो फिर हमने बैठ के इंकॉर्पोरेट की थी। उसके बाद अभी जो होपफुली ये जो डॉक्यूमेंट है ये लॉन्च होगा, उसके ऊपर हर सूबे में जो उनके टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स है, जो उनका करिकुलम विंग है, हर कोई अपने सूबे में होपफुली इसके ऊपर टेक्स्ट बुक्स और लर्निंग मटेरियल वगैरह डेवलप करेंगे। लेकिन गाइडलाइन और ब्रॉडर जो एरियाज है वो पूरे मुल्क में ज़ाहिर है इसी को फॉलो करेंगे। सही है। इसमें क्वेश्चन ये भी है कि वन नेशन वन करिकुलम का ऑब्जेक्टिव तो वाज़ेह है कि एक कौम के लिए एक निसाब गवर्नमेंट तरतीब देना चाहती है, लेकिन इसके अंदर इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन से प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है, और क्या हमने इंटरनेशनल सिनारियो में अगर देखे तो किसी और कंट्री को बेंचमार्क के तौर पे लिया है? जी, शुरू में 2007 में जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू किया, तो उसमें हमें कुछ कंट्रीज़ के करिकुलम डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जिसमें सिंगापुर था, फिनलैंड था, और एक दो कंट्रीज़, कोई 4, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, 4 कंट्रीज़ के करिकुलम डॉक्यूमेंट्स हमें दिए गए। और पर्सनली भी ज़ाहिर है हम लोग जो टास्क फोर्स के लोग थे, हम लोग मुख्तलिफ कंट्रीज़ के करिकुलम्स को ऑलरेडी हम देख चुके थे। तो हमने कोशिश ये की, ऑस्ट्रेलिया का हमें दिखाया गया, और इस तरह से हमने उनके डॉक्यूमेंट्स को भी देखा, और जो हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट था जो 2006 में बना था, हमने उसको कंपेयर किया उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो जो दूसरे कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर किया, तो ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, स्पेशली जो कॉम्पिटेंसीज़ है, जो एज अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसीज़ है, जो लर्निंग आउटकम्स है, उनका लेवल बाकी कंट्रीज से ज़ाहिर है हमारा उस मयार पे नहीं था। तो हमने कोशिश करके उनको उस कोशिश की कि शुरू तो ज़ाहिर है बेसिक से करना होता है, उसके बाद फिर ग्रेजुअली आपने बच्चे की लर्निंग को लेके चलना होता है। तो हमने कोशिश करके उन डॉक्यूमेंट्स से भी मदद ली, और जो एग्जिस्टिंग हमारा 2006 का डॉक्यूमेंट था उसको हमने अपग्रेड किया था। ठीक है। एक तो ऑडियंस के लिए है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस को हम लेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन हमारी आगे चले तो फिर इंशाल्लाह उसको भी हम अपने ऐड करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा खदीजा कि वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब एक एक्सरसाइज हुई, स्टेक होल्डर्स को बिठाया गया, एक डिस्कशन हुई, एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, इसके आगे क्या होगा? जी, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाना, चाहे वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या करिकुलम डॉक्यूमेंट है, वो मुश्किल नहीं है। आप एक्सपर्ट्स को इंगेज करके, कंसल्टेंट्स को इंगेज करके, और जो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के लोग हैं वो शामिल होके ये डॉक्यूमेंट्स तो बना सकते हैं, लेकिन असल जो मरहला है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो अब जो पिछले हमारे डॉक्यूमेंट्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, उन पे भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता था। जब हम इस करिकुलम पे बैठ के काम कर रहे थे तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता चल रहा था कि पिछला जो डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट हुआ है
प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, एक जो मैं ऑनेस्टली आपसे शेयर करूंगी, ये कमी मैंने हमेशा इस प्रोसेस को रिव्यू करते हुए, इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हुए हमेशा फील किया कि इसमें प्रैक्टिशनर का जो मौक़िफ़ है या लर्नर का जो मौक़िफ़ है वो नहीं लिया गया है। वो बहुत ज़रूरी है किसी भी करिकुलम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको रेलिवेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उससे आप पूछे। सबसे पहले तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बहुत सारे टीचर्स को ये भी पता है कि करिकुलम का भी कोई डॉक्यूमेंट होता है। ज़्यादातर लोग टेक्स्ट बुक को करिकुलम समझते हैं, ये लेकिन एक हमारे ऑडियंस ने यही एक कमेंट किया है कि हमारे यहाँ तो टीचर्स को ये भी नहीं पता कि करिकुलम क्या होता है, और जो नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड्स हैं जी उसके बारे में टीचर्स नहीं जानते। जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ जिसने भी ये सवाल किया है। ये हमने भी ज़ाहिर है बार बार ये सवाल उठाया है। अब चूंकि आपने वे फॉरवर्ड पे मुझसे सवाल किया था तो मैं उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको बैकग्राउंड दे रही थी कि ये मुश्किलात इवन इस करिकुलम के अंदर भी होगा कि जो टीचर्स का मौक़िफ़ है, बच्चों का मौक़िफ़ है, पेरेंट्स का है, वो नहीं लिया गया है। अब वे फॉरवर्ड में सबसे जो अहम एक चीज़ है ये हमें शामिल करनी पड़ेगी कि जो एक्शन प्लान है करिकुलम जब लॉन्च होगा, होपफुली जब सिचुएशन बेहतर होगी, उस पे मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को भी उस पे प्रेजेंटेशन दी गई है, प्रेसिडेंट को भी शायद प्रेजेंटेशन दी गई है। फिर ये हालात ठीक नहीं थे तो हम इतने राब्ते में नहीं हैं। जब से ये कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ है, 15 मार्च से हम फिर उस तरफ नहीं जा सके हैं, मिनिस्ट्री की तरफ या करिकुलम विंग की तरफ हम नहीं जा सके, हमारी मीटिंग नहीं हो सकी है। तो ये उनकी मिनिस्ट्री के जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर को भी और प्रेसिडेंट को भी इस पे आगाह किया होगा कि करिकुलम का डॉक्यूमेंट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली चाइल्डहुड के एज 4 से लेके ग्रेड 5 तक कंप्लीट हुआ है और उसको अभी लॉन्च करना है। लॉन्च करने के साथ साथ इसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनना था। उस इम्प्लीमेंटेशन प्लान में सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग थी। टीचर्स को सबसे पहले ओरिएंटेशन देना था कि ये है क्या है, ये डॉक्यूमेंट क्या है, और फिर उसके बाद तफसील से उसके ऊपर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग डिज़ाइन होना था करिकुलम के ऊपर। और फिर जो टेक्स्ट बुक राइटर्स है उनके लिए ये हमने डिस्कस किया था कि टेक्स्ट बुक राइटर्स के लिए भी इस पे ओरिएंटेशन हो, उनके लिए भी एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कुछ दिनों के लिए वर्कशॉप हो, और फिर इसका एक प्रॉपर एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो, और इसका जो असेसमेंट क्राइटेरिया है, जो असेसमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर टीचर्स के लिए, टीचर एजुकेटर्स के लिए, और जो डायरेक्टर्स है या एजुकेशन मैनेजर्स है, सब के लिए इसमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। और ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है उसके इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ज़ाहिर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स प्रोविंसेस हैं कि जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को अपने सूबे के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना है। इसमें यकीनन रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होंगे। तो क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई इसका जो फाइनेंशियल प्लान है या बजट है उसको भी इस प्लान के अंदर रखा हुआ है? वो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन प्लान का मतलब ही ये है कि उसमें रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी भी किया होगा। अब जो आप कह रहे हैं कि सूबे इसके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स है, सूबे बेसिकली इसके कस्टोडियंस है, ठीक है ना। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये डॉक्यूमेंट बनवाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको पूरे मुल्क में तो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, ये सूबे ने इम्प्लीमेंट करना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद का जो एरिया है, ये भी जो एफडी का फेडरल डायरेक्टरेट है, यहाँ पर इसको देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो मुल्क में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो सूबे ही करेंगे। अब रिसोर्सेज का एलोकेशन ज़ाहिर है जब तक इसमें रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करेंगे, ये जो मैं इम्प्लीमेंटेशन प्लान की बात कर रही हूँ, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको रियल इसके
اس میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے بہت ایڈیشنل ریسورسز کی ضرورت ہے, ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز دونوں کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ جیسے میں نے گزارش کی کہ نہ صرف ٹیچرز کی بلکہ جو ٹیچرز کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. اور اس میں ایک اور چیز, سوری میں کہیں بھول نہ جاؤں, یہ جو امپلیمنٹیشن پلان ہے اس میں گورنمنٹ کو پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے اس کو بہت سیریسلی لینا ہوگا, کیونکہ جب تک جو پرائیویٹ سسٹم ہے, چاہے وہ لو کوسٹ پرائیویٹ اسکول چلا رہے یا ہائی کوالٹی کے اسکول چلا رہے, جب تک ان کو آن بورڈ نہیں لائیں گے پھر یہ امپلیمنٹیشن سموتھ نہیں ہوگا. اور اس میں جو گورنمنٹ کوالٹی لانا چاہتی ہے کہ ہر بچے کو کچھ کی یہ خدشات بھی تھے جب اس پہ کام ہو رہا تھا, لوگ یہ شاید سوچ رہے تھے کہ جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے, اسپیشلی جو بڑے اسکولز ہیں, ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں گورنمنٹ اس کی کوالٹی کو کم تو نہیں کر رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی پیرنٹ یا کوئی بھی پالیسی میکر ایگزسٹنگ کوالٹی کو گرا کے کوئی اور نظام لانا چاہے گی, بلکہ اس کو امپروو کرنا ہے. اور اس کو امپروو کرنے کے لیے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور پرائیویٹ سسٹم کو آن بورڈ لانا بہت ضروری ہے. جی خدیجہ, یہ جیسے آپ نے کہا کہ بیسک ڈاکومنٹ 2006 کا تھا جس پہ ورکنگ کی گئی اور اس کو امپروو کیا گیا, چیزوں کو ریویو کیا گیا, تو یہ ہمارے ایک آڈینس کی طرف سے کویسچن بھی ہے کہ 2006 اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس بنے 7 میں 11 میں 18 19, اس میں آپ نے کون سی ایسی تبدیلی کی, کون سی ایسی چیزیں ایڈ کی جو پہلی والی ڈاکومنٹ میں نہیں تھی؟ میں اگر اسپیسیفکلی آپ سے ارلی چائلڈہڈ کے حوالے سے پوچھوں, چونکہ آپ زیادہ اسی سیکشن کے ساتھ انوالو رہی ہے, تو پلیز اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. جی مجھے ڈیٹیلز تو خیر یاد نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو اس میں اسپیشلی جو ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کا جو کریکولم ہے اس میں ہم نے کچھ لرننگ ایریاز ایڈ کیے, کچھ کمپیٹنسیز ایڈ کیے. اور اس میں چونکہ ہمیں پچھلی گورنمنٹ نے یہ کافی زیادہ ہمیں ہدایت کی تھی کہ اس کو ویلیو بیسڈ بنانا ہے, ویلیو بیسڈ چیزیں آپ نے اس میں انکورپوریٹ کرنی ہے, تو آپ کو پورے ڈاکومنٹ میں بہت ساری چیزیں اس طرح سے نظر آئے گی کہ ہم نے ارلی چائلڈہڈ سے ہی اس کو ویلیو بیسڈ بنایا ہے. اور اس میں انکورپوریٹ کیا ہے کہ بچوں کو آپ چھوٹی عمر سے ہی کیسے ویلیوز سکھا سکتے ہیں, ان کے کریکٹر بلڈنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے کافی حد تک انکورپوریٹ کی ہے. اور جو انٹرنیشنل میں گزارش کر رہی تھی کہ انٹرنیشنل جو ہم نے کریکولم ڈاکیومنٹس دیکھے, ان کے جو لرننگ آؤٹ کمز تھے یا جو ان کی کمپیٹنسیز تھی, ان میں سے بھی ہم نے بہت زیادہ مدد لی ہے. اور ہم نے اپنی کمپیٹنسیز کا جو لیول تھا اور اس کا جو لرننگ ایریاز کا جو لیول تھا اس کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں پھر آئیڈیاز فار امپلیمنٹیشن میں ہم نے کافی چیزیں ایڈ کی ہے. اب وہ نیٹی گریٹیز مجھے نہیں پتہ ہے, جو بڑی چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہاں, اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا اس وقت جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, مدارس کا الگ سسٹم ہے, پبلک سیکٹر اسکولس کا الگ سسٹم ہے, پرائیویٹ سیکٹر اسکول میں پھر بہت زیادہ اور ویرائٹی ہے. تو یہ جتنی بھی سسٹم اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو جو بک ہے, کتاب ہے, وہ مختلف پبلشر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. جو ون کریکولم کا کنسیپٹ ہے اس کو کیسے انشور کرایا جائے گا اگر اتنی ویرائٹی جو ہے پبلشرز کی بکس کی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوگی؟ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے حوالے سے جو این سی سی ہے, یقیناً انہوں نے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا ہوگا, تو کیا آپ اس میں کچھ چیز ہمیں بتا؟ یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے. جو میں نے کچھ ٹیکسٹ بکس کی بات کی, اسلام آباد کے اسکولوں میں امپلیمنٹ ہوئی ہے, جو ہم نے 2018 میں اور پھر 2017 کے اینڈ سے اس کا پروسیس شروع ہوا تھا. اس میں گورنمنٹ نے جو ٹیکسٹ بک پبلشرز
सेलेक्ट किए थे, और उन्होंने जो टेक्स्ट बुक राइटर्स उन पब्लिशर्स ने इंगेज किए उनको हमने सबको जमा किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। उसमें कोई 4 दिनों का मैंने पहले भी गुजारिश की कि हमने उनको उनके लिए वर्कशॉप अरेंज किया। हमने उनको प्रेजेंट किया डॉक्यूमेंट, करिकुलम डॉक्यूमेंट उनको प्रेजेंट किया, और उसमें कोशिश ये की गई कि अगर उन बुक्स को हमारे ऑडियंस को अगर उन बुक्स का पता है तो उनको अंदाज़ा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। हमने बुक राइटर्स को, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुक्स बनाने की ट्रेनिंग दी, उनके लिए वर्कशॉप किया। और उन बुक्स में कोशिश हमने ये की कि करिकुलम के अंदर जो कॉम्पिटेंसीज है वो उन बुक्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। और बहुत सारे ज़ाहिर है क्रॉस कटिंग थीम्स, जेंडर और बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ इंश्योर करने की कोशिश की। तो ये दोबारा ये प्रोसेस हो सकता है, और ये हर सूबे में होना चाहिए। और अगर किसी सूबे में कैपेसिटी नहीं है तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए, उनका हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन डिसेंट्रलाइज हो गई है, सूबों के पास इसका इख्तियार है, लेकिन अगर सूबों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है और करने की ज़रूरत है तो उसमें हमें जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, करिकुलम काउंसिल है, इनको आगे बढ़ के कैपेसिटी बिल्ड करनी है। करिकुलम विंग की भी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, और टेक्स्ट बुक राइटर्स की। पूरे मुल्क में हमें टेक्स्ट बुक राइटर्स को सबसे पहले ओरिएंट करना है, ओरिएंटेशन देना है इस डॉक्यूमेंट के बारे में। और ये डॉक्यूमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, इसमें हर बच्चे के लिए एज अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स है। जब तक जो लर्निंग मटेरियल है, जो टेक्स्ट बुक्स है, उनका जो कंटेंट है, उसमें वो चीज़ें जब तक रिफ्लेक्ट ना हो तो वो बच्चे को, मेरे ख्याल में बच्चे की लर्निंग में ज़्यादा मदद नहीं दे सकती है। तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें जो एलीट स्कूल्स हैं उसका जिक्र पहले भी हुआ कि उनको ऑन बोर्ड लिया गया। मेजॉरिटी जो स्कूल्स है एलीट स्कूल्स वो इंटरनेशनल जो करिकुलम है, मुख्तलिफ बुक्स हैं उसको फॉलो करते हैं। तो आप समझती हैं कि ये जो एलीट स्कूल्स हैं ये हुकूमत के इस इनिशिएटिव के साथ रहेंगे और वो किताब बच्चों को पढ़ाएंगे कि जो कि बाहर किसी और छोटे स्कूल्स में भी पढ़ाई जा रही? नहीं, मेरे ख्याल में आप मेरा पॉइंट आप नहीं समझे। आई एम सॉरी, मैं अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। एलीट स्कूल्स बेसिक जो भी बुक्स पढ़ाना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन जब एलीट स्कूल्स इस करिकुलम को देखेंगे, इसके जो स्टैंडर्ड्स है, इसके जो कॉम्पिटेंसीज है, तो इन कॉम्पिटेंसीज में एलीट स्कूल्स जो इस वक्त बुक्स पढ़ा रहे वो भी फिट आएंगी। सिर्फ एलीट स्कूल, क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारी मुल्क की जो हिस्ट्री है, मुल्क का कल्चर है और बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग है, इस पर थोड़ा इनको जो हमने करिकुलम में स्टैंडर्ड्स दिए हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी एजुकेशन का मकसद है और नेशन बिल्डिंग के लिए जो हम एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, वो एलीट स्कूलों को करना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो इस मुल्क के शहरी है। बाकी अगर वो कहते हैं कि हम ये बुक पढ़ाते हैं वो इस करिकुलम से मुताबिकत नहीं रखती है, तो मैं एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि उन बुक्स को भी मैंने थॉरली अप टू ए लेवल वो बुक्स भी देखी है, और ज़ाहिर है उनमें जो कंटेंट का लेवल है वो ज़्यादा एडवांस है, और उसका स्कोप जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है उनसे इसका स्कोप ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट स्कूलों को भी ग्रेजुअली उन बुक्स को जो स्पेशली जो साइंस और मैथमेटिक्स के बुक्स है, उनको गवर्नमेंट स्कूलों में अगर वो इस्तेमाल टीचर्स को ट्रेन करके कर सकते तो उनको करना चाहिए। उसमें क्या मसला है? उसमें हमारे बच्चे बेहतर साइंस सीख सकेंगे, बेहतर मैथमेटिक्स कर सकेंगे, सीख सकेंगे। तो उसमें मेरे ख्याल में बुक्स को इशू नहीं बनाना चाहिए, बुक्स तो इशू है ही नहीं। बुक्स का इशू इसलिए डिस्कस होता है बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी, और जो पब्लिशर्स हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी उनका कंसर्न होता है कि इस वक्त तो वो ओपन है, कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है और ओपन मार्केट है, लोग
بکس بناتے ہیں اور اس کو مارکیٹ کرتے ہیں, اسکولز اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ون کریکولم کا مطلب ون بک ہے, یا اس کے اندر یہ چیز ہے, یہ مطلب گنجائش موجود ہے کہ لوگ ڈفرینٹ بکس جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ون کریکولم ون نیشن کا مطلب ون بک بالکل بھی نہیں ہے. اس میں تو ورائٹی آف بکس ہونی چاہیے, ریفرنس مٹیریل ہونا چاہیے, لیکن جو کوالٹی ہے وہ گورنمنٹ کو ان بکس کی کوالٹی کو مینٹین کرنی پڑے گی, بکس کی کوالٹی کو امپروو کرنا پڑے گا. اس کو جو کریکولم کا لیول ہے اس پہ لانے کے لیے بے شک وہ کوئی گلی کا اسکول ہے یا مدرسے کا اسکول ہے یا گورنمنٹ اسکول ہے یا ایلیٹ اسکول ہے, سب کے لیے بک کی جو معیار ہے وہ بڑھانی پڑے گی. آئی ایم سوری, جو ایگزسٹنگ بکس ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ جو کریکولم کے ایسپریشنز ہے وہ ان بکس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. بہت کم بکس ایسی ہوں گی جن میں یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو جو بکس کا معیار ہے, بکس میں جو کانٹینٹ ہے اور اس میں جو السٹریشنز ہے, اس میں جو میسیجز دیے گئے ہیں, ان کو تیار کرنے سے پہلے جو بھی یہ ذمہ داری لیتے ہیں ان کو کریکولم کے ڈاکومنٹ کا بہت تھورولی اسٹڈی کرنا پڑے گا. لیکن ظاہر ہے کوالٹی پھر گورنمنٹ کو مینٹین کرنی پڑے گی, انشور کرنی پڑے گی صوبوں میں بھی اور نیشنل لیول پہ بھی. جو ہمارے اتھارٹیز ہے سب سے پہلے وہ خود اس ڈاکومنٹ کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس میں کیا معیار کی توقع کی جا رہی ہے اس کو سمجھے اور اس کو انشور کرنے کی کوشش کرے. اور یہ صرف بکس کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے, بکس اس میں ٹھیک ہے ریفرنس بکس ہو سکتی ہے, لرننگ مٹیریل ہو سکتا ہے, اور اس کو انشور کرنے کی کوشش کرے. اور یہ صرف بکس کے ذریعے. جی بہت شکریہ. بیچ میں میرے خیال میں کوئی کنیکشن, نیٹ کنیکشن کا تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا. تو یہ ایک آڈینس کا ہی کویسچن ہے کہ گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ وہ ایک اپروف پبلشر کی لسٹ جو ہے وہ دیں, اس کو اناؤنس کرے کہ یہ جو ہے پبلشرز ہیں جو ان سٹینڈرڈس کے اوپر جو ہم نے سیٹ کیے ہیں اس کے اوپر ان نے بکس ڈیولپ کی ہے, اور یہ تاکہ پرائیویٹ سکولز کے لیے بھی ایک آسانی ہو. تو کیا پالیسی کے اندر ایسی بھی کوئی گنجائش ہے کہ گورنمنٹ کرے 8-20 پبلشرز ہیں کہ جو نیشنل کریکولم سٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں اور ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, آپ ان میں سے کسی کی کتاب پڑھا سکتے ہیں اپنے اسکول میں؟ کچھ تو جو جیسے پنجاب ٹیکسٹ بک ہے یا اور جو پروونسز کے ٹیکسٹ بک بورڈز ہے ان کے اس طرح پری ڈیفائنڈ پبلشرز ہوں گے, لیکن پالیسی میں نے کوئی ایسی لسٹ پبلشرز کی نہیں دیکھی ہے. اور یہ سوال میرے خیال میں جو ہمارے گورنمنٹ اتھارٹیز ہے, کریکولم کاؤنسل ہے اور منسٹری آف ایجوکیشن ہے اور پروونسز میں جو ہمارے ہے ذمہ دار لوگ, وہ اس سوال کو اس کا بہتر جواب دے سکیں گے. لیکن میں نے پالیسی میں کوئی پبلشرز کی لسٹ نہیں دیکھی ہے. البتہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ بک رائٹرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور ان کو کوشش کر کے الائن کرنا چاہیے. اپنی ٹیکسٹ بک یا جو بھی ریفرنس بک ہے اس کو کریکولم سے الائن کرے. کریکولم کوئی اور بات کرے اور پھر ٹیکسٹ بک کوئی اور چیز پڑھانے کی کوشش کرے, تو اس میں میرے خیال میں وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. تو اس کو الائن کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس یہ میں خدیجہ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا فیڈرل سکولز کے اندر کہ جو پچھلے سال کچھ بکس کو سلیکٹ کیا گیا, پبلشرز کو سلیکٹ کیا گیا اور ان کی کتابیں جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز میں بھی پڑھائی جا رہی ہے, تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس کا فیڈ بیک کیا ہے؟ کیا یہ جو ماڈل ہے یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی؟ بالکل یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. فیڈ بیک کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہی وہ بکس امپلیمنٹ ہو گئی, اور کچھ پرائیویٹ اسکولز نے بھی, ہمیں کریکولم کاؤنسل میں بتا رہے تھے کہ کچھ پرائیویٹ اسکولز نے بھی وہ بکس امپلیمنٹ کی اور بہت اچھا فیڈ بیک ملا. جو ہمارے منسٹر صاحب تھے بلیغ الرحمان صاحب, وہ اور منسٹری کے جو اور ہمارے ذمہ دار لوگ تھے, انہوں نے پرسنلی جا کے کچھ اسکولوں کو وزٹ کیا, بچوں سے پوچھا, ٹیچر سے پوچھا, ان کا فیڈ بیک لے لیا اور پھر وہ فیڈ بیک ہمیں رائٹنگ میں دیا گیا تھا اور ہم نے کوشش کر کے اس کو انکوپریٹ کیا تھا.
اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ کے لیے چیزیں نہیں تھی، چھوٹی موٹی چیزیں تھی، وہ ہم نے دوبارہ سے اس میں انکورپوریٹ کی تھی. باقی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا، تو وہ اپلیکیبل ہے ان بکس کو بھی. ظاہر ہے جو ہمارے اور ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، ان سے بہتر بکس لکھنے والے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کے ریویو کر سکتے ہیں. سوری، یہ میرا نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے جی اگر میں جاری رکھیے گا. یہ جو کوشچن ریز ہوا کہ بک رائٹرس کی جو ٹریننگ، اس کے حوالے سے ہمارے ایک آڈینس ہے ڈاکٹر اشتیاق گوندر صاحب، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ٹیکسٹ بک رائٹرس کی جو ٹریننگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ انیشیٹو کون لے گا؟ چونکہ اگر بکس پرائیویٹ پبلشرز نے پرووائڈ کرنی ہے تو میجورٹی ان میں سے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کر سکیں. گورنمنٹ کا جو بھی بڈنگ کا طریقہ کار ہے اس میں ظاہر ہے یہ سلیکٹ ہوں گے، پبلشر سلیکٹ ہوں گے. اس کے بعد پھر ان کی ٹریننگ کرنا اس امپلیمنٹیشن پلان کا حصہ ہوگا. جو کریکولم کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس پلان کا حصہ ہوگا. اس میں اس طرح سے ہوپ فلی ریسورسز ایلوکیٹ ہوں گے، اور گورنمنٹ خود نیشنلی بھی اور صوبوں میں بھی ان کی ہوپ فلی ٹریننگ کرے گی. ٹھیک ہے. اب خدیجہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وے فارورڈ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، جو پلان ہے وہ اس پہ آپ نے گفتگو کی. یہ ڈسکشن اور یہ سوری عبدالسلام صاحب، اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کریکولم کونسل کے اسپیشلی رفیق طاہر صاحب کو ضرور کسی پروگرام میں مدعو کرے اور کوشش کرے کہ وے فارورڈ کے حوالے سے، جیسے میں نے گزارش کی پچھلے 2.5 مہینوں سے ہم رابطے میں نہیں ہے، ہماری میٹنگ نہیں ہو سکی ہے، تو آپ کوشش کر کے ان کا موقف بھی لے لے. ظاہر ہے ان کے پاس وہ اپڈیٹڈ جو بھی ہے وے فارورڈ کے حوالے سے وہ پھر آپ کو بتا سکیں گے. باقی جو چیزیں آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ اس پروسیس کے اندر انوالو ہے، تو ان سائڈ سٹوری ظاہر ہے آپ جانتی ہے کہ کیا پروسیس چل رہا ہے، اور یہ جو ہے ہم کب تک دیکھ سکیں گے کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ امپلیمنٹ ہوپ فلی ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی ایکیڈیمک ایئر سے اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوگی. اب چونکہ اسکولز بند ہے تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ نیکسٹ ایئر سے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن پہ شاید ہم سوچ سکتے ہیں. البتہ یہ جو کریکولم کا امپلیمنٹیشن ہے یہ چند مہینوں میں یا 1 سال میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے کم سے کم 3 سال 5 سال، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے اس کو جو بھی ریویو کرنا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور جو لائف سکلز ہے اور جو گلوبل سٹیزنز ہم بن رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے بچوں کو سکلز دینے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کریکولم کو اپڈیٹ وقتاً فوقتاً کرتے رہنا ہے. تو امپلیمنٹیشن میں کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس ایک ایکیڈیمک ایئر میں یہ امپلیمنٹ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور ہوپ فلی یہ سچویشن بہتر ہو جائے گی تو ہماری اس پہ امپلیمنٹیشن پلان پہ ہو سکتا ہے میٹنگ بھی ہو، اور ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس پہ بات کرنے کے لیے. صحیح ہے. ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے تناظر میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ امپلیمنٹیشن اگر نیکسٹ سیشن سے ہوگی تو یہ ایڈوانس ہوگی پورے ملک میں، یا جیسے لاسٹ ایئر ایک پائلٹ کیا گیا اس کو فیڈرل سکولز کے اندر، پہلے کسی منتخب سکولز کے اندر ہوگا، سلیکٹڈ سکولز کے اندر ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کو لے کے جائے گا. تو اس حوالے سے کوئی چیز
ये क्योंकि ये पॉलिसी रिलेटेड सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अलबत्ता इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो मेरी अपनी सोच है पूरे मुल्क के लिए बनेगा। ज़ाहिर है इसको हर सूबे ने इम्प्लीमेंट करना है, हर रीजन ने इम्प्लीमेंट करना, नॉट ओनली सूबा। इसको आज़ाद कश्मीर में इम्प्लीमेंट होना है, इसको जो ICT है इस्लामाबाद का जो एरिया है यहाँ इम्प्लीमेंट होना है, गिलगित बल्तिस्तान में होना है। तो ये पूरे मुल्क के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनेगा। लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि इसको पहले कुछ एरियाज़ में पायलट करेंगे, उसके बाद फिर पूरे स्केल पे ले जाएंगे। ये डिसीजन ज़ाहिर है गवर्नमेंट का है, ये पॉलिसी रिलेटेड सवाल है, तो ये मैं उनके लिए ही। ठीक है। अभी तक जो वर्किंग की गई है, जैसे आपने बताया कि प्री प्राइमरी के ऊपर काम किया गया है और प्राइमरी लेवल यानी 5th क्लास तक जो है अभी तक। जी ग्रेड 5 तक। हाँ जी, तो जो इससे ऊपर की क्लासेस है 6, 7, 8, 9, 10 जो बोर्ड लेवल तक की क्लासेस है, तो क्या वो भी प्लान का हिस्सा है या फिलहाल उस पर कोई वर्किंग नहीं? नहीं बिल्कुल है। ग्रेड 8 तक तो मेरे ख्याल में बीच में शुरू हो गया था, 6, 7, 8 का भी शुरू हो गया था। अब ये इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें रुकी हुई है। ये हायर सेकेंडरी लेवल तक इंशाल्लाह ये सारा वन नेशन वन करिकुलम बनेगा। एक क्वेश्चन है कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, तो उसको किस हद तक कंसिडर किया गया है इस न्यू एजुकेशन प्लान के अंदर? बहुत हद तक यही तो चीज़ें हमने इंकॉर्पोरेट की है उसमें। बहुत सारी चीज़ें। बस इसको सिंपली अब मैं यहाँ बैठ के आपको क्या बता सकती हूँ, अगर टीचर्स इसको समझे कि इसमें एस्पिरेशंस क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, हम उसको किस किस्म का शहरी बनाना चाहते हैं, किस किस्म का ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं, ये अगर टीचर समझे तो मैं समझती हूँ कि हमारा करिकुलम इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहें? आखिर में मेरा मैसेज ये है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूलों का काम नहीं है, सिर्फ टीचर्स का काम नहीं है। इसमें जब तक पेरेंट्स को शामिल न करें, पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे जब तक तीनों मिलके इस अमल को, इस एजुकेशन के प्रोसेस को ना चलाएं, तो मेरे ख्याल में ये इनकम्प्लीट रहता है। और स्पेशली जो आजकल के हालात है, इसमें बच्चे पेरेंट्स के पास घरों में हैं, तो पेरेंट्स को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हम अक्सर गिला करते हैं स्कूलों में बच्चे ये नहीं सीखते हैं, टीचर्स ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स को अपने आप से पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना रोल कैसे। हमें इस कोविड ने एक मौका दिया है, हमारे पास बच्चे फुल टाइम हैं, तो हमने बच्चों की लर्निंग में क्या इजाफा किया है, हमने कोई उनके लिए सिस्टम घर में बनाया है, और हमने एज अ पेरेंट उनकी लर्निंग में कैसे हिस्सा लिया है। अपने आप से हमें ये सवाल करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है तमाम पेरेंट्स के लिए। जी बहुत शुक्रिया खदीजा। जैसे हम जानते हैं कि तालीम की अहमियत वो किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा है, और ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हम दुआ गो है कि हुकूमत को इस इनिशिएटिव के अंदर कामयाबी हासिल हो और इस मुल्क को वो दिन नसीब हो कि जहाँ पे एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को और एक बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को एक जैसी ABC और एक जैसी अलिफ बेते पढ़ाई जाए। ये हमारी ख्वाहिश है और हम दुआ गो है कि वो दिन हम देख सकें। मैं खुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूँ खदीजा का कि जिन्होंने आज के सेशन के लिए टाइम दिया। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस मौजू पर आइंदा भी मुख्तलिफ नशिस्त में मुख्तलिफ अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।